वर्दी पहन के खड़े हैं, ठीक है, कंधे पे बैज हैं, सारे काम है, लेकिन अंदर से जो मानसिकता है वो एक पुलिस अधिकारी की नहीं है, संविधान के प्रति निष्ठा की नहीं है। और बड़े दुख की बात है ये। मैंने आज तक कभी चनद के लोगों को पानी के लिए दरखास्त तक देते हुए नहीं सुना कि पानी की कोई समस्या भी है वहां पर। अब पहली बार सुनने में आया, आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड अब तो कि भाई कि हाँ मैं हांसी से ही हूँ। मेरे को पता चला कि चनद में पानी की भी समस्या है भाई, मेरे को पहली बार पता चला। एक अनूप चनोत नाम का जो धरना संभाल रहा था, उसका एक वीडियो आता है। उस वीडियो में मैंने देखा कि वो बोल रहा भाई एक वकील है और वो वकील ये कह रहा है कि भाई ये 36 बिरादरी का धरना कौन है, एक ही बिरादरी का धरना। आड़े तो भाई सारे बैठे हैं, राम कुमार चमार आड़े आजा भाई, ले माइक पकड़ बोल, फलाने डूम तू यहाँ पे आजा। मतलब जाति का नाम लेके अपमानजनक तरीके से बुला बुला के उनको माइक पकड़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अब रजत कलसन ने इशू उठा दिया तो तुमने इनको माइक पकड़ा दिया, अदरवाइज तो तुम इनको भीड़ बना के रखते थे। अब पुलिस के साथ जो भिड़ंत हुई 2 बार इनकी, महिलाओं को आगे किया गया, ये भी अनैतिक है। और महिलाओं को भी, किन महिलाओं को आगे किया गया, दलित महिलाओं को आगे किया गया। मैं जानता हूं चैनत की महिलाओं को, बाटला की महिलाओं को। अच्छा, यानी कि जो दलित महिलाएं हैं उनको आगे कर दिया और पुलिस की लाठी खाने के लिए दलित समाज की महिलाओं को, दलित समाज के लोगों को आगे किया गया। और आप जो लीडर थे वो उस टाइम कहीं नहीं दिखाई दी। चैनत, भाटला, सिंहवारा, गो, कुलाना, ये सारे के सारे नहर से लगते हैं और पानी की यहाँ पे कभी समस्या नहीं हुई। और आप ये कह सकते हो इतना पानी है यहाँ पे चन्नत और भाटला में। तो देखिए पानी का मुद्दा है, आप चाहे आपके दिमाग के अंदर कुछ भी हो, लेकिन आप पानी का मुद्दा लेके बैठे हो। वहां पे जात बिरादरी का क्या मतलब है? आप किसी कास्ट को टारगेट करके क्यों बोल रहे हो? और हर शिकार वहां पर हिंदू मुसलमान की, और वो कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई जाट चमार कर रहा है, कोई जाट दलित कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति वहां पर स्पीच देने के लिए आया, चनोत है, वो किसान आंदोलन के दौरान एक महिला के साथ जो रेप हुआ था उस मामले में इन्वॉल्व था। और उससे बड़े यानी कि वो बंगाल की लड़की के साथ कुछ घटना हुई थी, वो बेल पर आई है। परमात्मा को भी प्यारी होगी। ये अधिकारी, जिला अधिकारी जो है, एसपी हो, डीसी हो, उसको डिप्टी कमिश्नर को सांगी कह के एक अपमानजनक तरीके से बेइज्जत किया जाता है। एसपी के सामने आंख दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इनको ना तो डॉक्टर अंबेडकर बर्दाश्त है, ना समाज का पढ़ता लिखता वर्ग इनको बर्दाश्त है, ना जो कानून केवल रजत कलसन या दलितों के लिए है। ये कुछ भी बोले इनको, मतलब इनको छूट दी गई है। और सरकार भी साइलेंट है। जो सरकार मैं देख रहा हूं, अलग अलग जिलों के एसपीज के फेसबुक पोस्ट आते हैं उनके जिलों की पुलिस के पोर्टल पर कि भाई हम बड़ी तीखी निगाह रख रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे दंगे भड़काने वाली या 2 समुदायों को उकसाने वाली बात करेगा, भाषण देगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो लीडर बता रहा है कि मेरे पुलिस आई तो मैं तो 5 किले खेतों में भाग के और बड़ी मुश्किल से पुलिस। ऐसे लीडर्स को बना के आप क्या करोगे? पुलिस आई, दलित जनता को पुलिस के आगे कर दिया, आप खेतों में होकर भाग गया और फिर फेसबुक पे पोस्ट डालता है मेरे पीछे पुलिस लग गई। अरे पुलिस और मुकदमे जो है वो लीडर का गहना होता है। सामना करो उनका, सामना करो, गिरफ्तारियां दो। एक तरफ तो कहते हो कि पूरा चन्नत गिरफ्तारी देगा और लीडर छोड़ के भाग गया। अपने लोग कपड़े पाड़ के फोटो खिंचा के कुछ स्पॉन्सर्ड यूट्यूब चैनल्स को कह रहे हैं कि हमारा प्रचार करो कि देखो कितना गरीब आदमी है। और सबको पता है कौन कितना गरीब आदमी है। जातिवादी मानसिकता के अपराधियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करा रहे हो तो ये लोग इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे, उस गलत बोलने वाले की बात को इतना जस्टिफाई करेंगे और बराबर में जब तक काउंटर पर्चा दर्ज नहीं करा देंगे तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। दलित की बच्ची के साथ रेप की घटना हो गई या उसका मर्डर हो गया तो भी कंप्रोमाइज का प्रेशर बनाने के लिए पुलिस द्वारा, पुलिस की सहायता से झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं ताकि आने वाले टाइम में पीड़ित को टेबल पे बिठाया जा सके, कंप्रोमाइज के लिए मजबूर किया जा सके। बताओ तुमने ये 5-6 स्पीकर मैंने नाम बताए, किसके खिलाफ तुमने पर्चा दर्ज किया? सभी नमस्कार, राम राम। आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज़। और आज जिस तरीके से माहौल प्रदेश के अंदर है, चाहे पानी का विवाद है, चाहे फिर जाति का विवाद है, सोशल और पॉलिटिकली जिस तरह का माहौल इस वक्त चला हुआ है, तो इस मुद्दे को लेकर के आज रजत कंसल से बातचीत करेंगे। और रजत कंसल से पहले भी हमारी बातचीत रही है कि किस तरीके से जो
एक जातिवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जबकि जातिवाद कम होना चाहिए था, जिस तरीके से आज एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये जो जातिवाद है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही नज़र आ रहा है। क्या कुछ कारण है और क्या कुछ हाल फिलहाल स्थिति है, तो रजत से जानेंगे। तो रजत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे दाइन। नमस्ते जी। रजत जी, एक सोच थी हमारी जब हम पढ़ रहे थे कि जैसे हम बड़े होंगे जो जातिवाद है ये कम होगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये चाहे सोशल देख लें या फिर पॉलिटिकल तौर पे देख लें, जातिवाद बढ़ता नज़र आ रहा है। इसके पीछे आप किन पहलुओं को देखते हैं? क्या जो पॉलिटिकल लोग हैं वही बढ़ा रहे हैं या फिर कहाँ से ये एक उपज निकल कर के आ रही है? देखिए, जब तक जो परिवार हैं, परिवार में अगर जो परिवार के लोग हैं, परिवार के बड़े हैं, वो अगर अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हम बड़ी जाति के हैं और हमारे यहाँ जो पोछा लगा रही है या फिर हमारे खेत में जो मजदूर काम कर रहा है या हमारे घर को जो बनाने वाला मजदूर है ये छोटी जाति के हैं, और ये जो एक भेदभाव की भावना जो पैदा की जाती है ये बचपन से ही बच्चों के दिमाग में डाल दी जाती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मामले इस तरह के भी हैं कि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को जाति के नाम से चिढ़ाते हैं, गालियां भी बकते हैं। तो ये संस्कार उनके अंदर कहाँ से आते हैं? ये जिम्मेदारी है माँ बाप की, समाज की। और जो ये सौ-कॉल्ड खा पंचायती बन के बैठे हैं, मतलब इनके मैनिफेस्टो में तो लिखा होता है कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं, महिलाओं के हक में हैं, समाज को एक करने का काम करते हैं, 36 बिरादरी का नारा देने का काम करते हैं। लेकिन जब ये लोग आपस में बैठते हैं, फैमिली मेंबर्स में बैठते हैं, तो अपने ही समाज के जो गरीब लोग हैं या मनुस्मृति के हिसाब से छोटी जाति के जिन लोगों को कहा जाता है, उनके बारे में उनको कास्ट नेम से बुलाया जाता है कि फलाना चमार का, फलाना धानक का, फलाना उसका। इस तरह से जब परिवार में बैठ के बात करेंगे तो जो बच्चों के दिमाग में जो उनका एक पवित्र दिमाग है, उनके दिमाग में जातिवाद का नाम का जहर पैदा होता रहेगा और वो धीरे धीरे डेवलप होता होता कास्ट वायलेंस में बदल जाता है, जिस तरह से आप हरियाणा के हालात देख रहे हैं। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वो खुद अगर कास्टिज्म बढ़ाने वाली बात करेंगे, मतलब आप किसी धरने पे जा रहे हैं, प्रदर्शन में जा रहे हैं या किसी सभा में संबोधित करने जा रहे हैं, तो आपका दिल साफ होना चाहिए। अगर आप जातिवाद खत्म करने की बात करें तो आपका दिल साफ होना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा यह जा रहा है कि मुंह से तो 36 बिरादरी की बात निकल रही है, लेकिन अंदर आपके अंदर एक आपकी जाति का विशेष गर्व आपके दिमाग पे और दिल पे कब्जा किए हुए बैठा है। और जब तक वो जातिवाद का राक्षस आपके दिल और दिमाग पर कब्जा किए बैठा, तब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा। और उसी का असर है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो खाप पंचायत के सदस्य हों, चाहे किसान रूपी नेता हों, जो एक कास्ट विशेष के नेता बन के रह गए हैं, ठीक है। और अब आप लोग अक्सर देखते हैं कि जब किसी गरीब के साथ, मजलूम के साथ, सौ-कॉल्ड छोटी जाति के लोगों के साथ जुल्म जाति होती है जाति के आधार पर, तो जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, चाहे वो खाप पंचायत के, चाहे किसान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जाति के नुमाइंदे हो, वो हमेशा आरोपी को बचाने के लिए खड़े होते हैं, पीड़ित के पक्ष में आके खड़े नहीं होते। और पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। तो जी, एक और सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेशन आगे बढ़ी थी, लग रहा था कि एजुकेटेड होने के बाद व्यक्ति में इन बातों को लेकर के सुधार आएगा, लेकिन वो जितना एजुकेशन बढ़ रही है और जातिवाद उतना ही बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो एससी समाज के जो लोग हैं, चाहे वो आईएएस है, चाहे आईपीएस है, पिछले दिनों चाहे वाईफोन का मामला रहा है, चाहे आईएएस के कई ऐसे मामले सामने आते हैं कि हमने कंप्लेंट करी है, वहाँ पर भी ये जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, जब स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को कंपटीशन की बात आती है, ज़्यादा नंबर की बात आती है, तब उनको ये कह के उनको प्रताड़ित किया जाएगा, चिढ़ाया जाएगा कि भाई तुम्हारा तो है ना आसानी से एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा, नीट क्लियर हो जाएगा, तुम आईआईटी में चले जाओगे क्योंकि तुम कोटे से हो, आरक्षण से तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। बार बार सोशल मीडिया पे समाज में बैठ के ये बात दोहराई जाएगी कि तुम तो चाहे ना 33 नंबर ले आओ तो भी पास माने जाओगे, हमारा 90 नंबर वाला भी पास नहीं होता। इस तरह की बात कह के हमारे समाज के स्टूडेंट्स को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और जो हमारे आईएएस है, डॉक्टर है, उनको कोटे वाले अफसर या डॉक्टर कह के बुलाया जाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि भाई किससे ऑपरेशन करा रहे हो तुम, ये कोटे का डॉक्टर है, कभी है ना ऑपरेशन बेड भी तुमको ना मार दे। तो इस तरह की जो भेदभाव वाली बात है, जाति के आधार पर जलील करने वाली बातें ये कही जाती हैं। मैंने एक यूनिवर्सिटी का डाटा उठाया था, उसमें जो पैसे दे करके लगे थे, यानी कि फेक डिग्रियों के आधार पर डॉक्टर लगे थे, वकील लगे थे, वो तो उनसे कहीं खतरनाक है, लेकिन उनकी बात नहीं होती और आरक्षण वाले डॉक्टर की बात होगी। देखिए, सिस्टम ये चाहता है कि जो जमीन पर बैठा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो है, जो
सो कॉल्ड छोटी जात का आदमी है, उसको किसी तरह आगे बढ़ने से रोका जाए। और पूरा सिस्टम इसी काम में लगा हुआ है, पूरा सिस्टम इसी काम में लगा हुआ है। और चाहे वो आप देखिए पेपर लीक करने वाले कौन है, नीट का पेपर लीक करने वाले कौन है, जेई का पेपर लीक करने वाले कौन है, एचपीएससी के पेपर लीक होते हैं वो करने वाले कौन है। आप जो एग्जामिनेशन कंपटीशन में जो फ्रॉड होते हैं उनका सारा डाटा उठा के देख लें, ठीक है। सिफारिशों से भर्ती होने वाले कौन है, सिफारिशों से एडमिशन लेने वाले कौन है, सारा डाटा उठा के देख ले। सारे 100 कार्ड बड़ी जातियों के लोग हैं। तो जब इतना बड़ा रिजर्वेशन इन लोगों के पास है, तो अगर बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रिजर्वेशन के हिसाब से हमारा एक जमीन पे काम करने वाला व्यक्ति यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, स्कूल में एडमिशन ले लेता है, नीट में उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो मुझे नहीं पता कि इनकी छाती पे सांप क्यों लौटते हैं। और बाबा साहब की जो एक मोटिव था, उनका मोटिव यही था कि हमारे समाज के जो गरीब हैं, जो उन्होंने दुनिया आज तक देखी नहीं, वो समान धारा में आ जाए। तो सर जी, अक्सर आपको फेसबुक पर मैं एक जातिवादी गुंडे शब्द को देखता हूं, और जातिवादी गुंडे शब्द ये यानी कि कोई भी हो सकता है जो जातिवाद की बात करता है, लेकिन एक समाज उसके ऊपर क्यों टूट पड़ता है? मानो कि आप उन्हीं को ही टारगेट कर रहे हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, इसमें साधारण सी बात है, मैं किसी जाति को टारगेट करके नहीं बोलता। मैंने केवल ये कोशिश की है कि एससी कम्युनिटी के विरुद्ध कोई भी अपराधी हो, जात के नाम पे अपराध करने वाला, मेरा टारगेट पे वो रहते हैं और वो कानून के मुताबिक अपराधी हैं। अब कोई कम्युनिटी या कोई ग्रुप, कोई समुदाय अपने आप को ये सोचता है कि ये हमको टारगेट करके बोल रहा है, तो इसका एक मतलब आप ये सोचो कि एक कहावत है ना कि चोर की डांडी में तिनका, या फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वो बेवजह अपने ऊपर लेते हैं, बेवजह अपने ऊपर लेते हैं। मेरा टारगेट कोई किसी कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं है। और आजकल एक नया ट्रेंड और चल पड़ा है, आजकल एक नया ट्रेंड और ये चल पड़ा है कि जो व्यक्ति जाति को खत्म करने की बात करता है, जाति के आधार पर होने वाले अपराध, अत्याचार, जुल्म, जाति को खत्म करने की बात करता है, तो एक सोशल मीडिया पे और समाज में भी एक ग्रुप बन गए हैं, उनके आईटी सेल बन गए हैं। मतलब जैसे ही रजत कलसन या कोई व्यक्ति जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ सोशल मीडिया पे बोलेगा, वीडियो डालेगा, पूरा झुंड हमला करेगा उस पर, गाली गलौज करेगा, इतनी गंदी गंदी गालियां बकेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये जो गालियां बक रहे हैं, और जिस भी परिवार से, जिस भी समाज से ताल्लुक रखते हैं, क्या उस समाज के लोग अपने इन बच्चों को जो गालियां बक रहे हैं, उन्होंने अपने संस्कार में यही चीजें सिखाई हैं? माँ बहन की गालियां बकना, जाति के आधार पर गालियां बकना, और इतनी गंदी गंदी गालियां बकना कि वो मुझे नहीं समझ में आता टाइप कैसे कर देते हैं उन चीजों को सोशल मीडिया में। और जो जाति के खिलाफ बात करता है, अत्याचार के खिलाफ बात करता है, अब एक नया ट्रेंड और चल पड़ा, पुलिस भी ये बात करने लगी, अब खाप पंचायत भी ये बात करने लग गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी ये बात करने लग गए कि उसी को जातिवादी गुंडा बोलना शुरू कर दो, उसी को बोलना शुरू कर दो कि जातिवादी का जहर फैलाने वाला आदमी है। अब मेरे को अभी मैंने चैनत मामले में एक पोस्ट डाली थी, उससे पहले मैं चुनौती पे भी जाऊंगा। उससे पहले जैसे आपने बड़ी बात कही कि एक पूरा धड़ा खड़ा हो जाता है और पुलिस भी कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर के करती है। मैं आपके मामले पे चलता हूँ। आपने एक पुलिस को लेकर के जो टिप्पणी करी थी, उसके बाद विपिन खुराना ने अपनी एक शिकायत दी थी कि मुझे रिफ्यूजी कहा गया, मुझे ये कहा गया, और दूसरे मामले निकाले जाते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। इसके बाद यानी कि अनगणित इसी तरीके के मामले आते हैं, जो पीड़ित होता है उसी के खिलाफ कानून का जो पंजा है वो चलता है। ये भी तो एक नया ट्रेंड है। देखिए, विपिन खुराना का जहां तक मामला है, विपिन खुराना को रिफ्यूजी बोला गया, जोड़ रहा हूं। हाँ, मैं अपने से कनेक्ट करके बताऊंगा आपको। विपिन खुराना को बोला गया रिफ्यूजी, विपिन खुराना को बोला गया पाकिस्तानी। 47 के हालात सभी को पता है, हमारे भी बहुत सारे लोग वहां गए थे, उनके भी लोग हमारे साथ हुआ, और जो यहाँ पर आए, वहां तत्कालीन भारत सरकार ने उनको नागरिकता दी, वो आज की तारीख में भारत के नागरिक हैं। यहाँ का वोटर कार्ड है, यहाँ का आधार कार्ड है, और यहाँ के एक लीगल नागरिक हैं। अगर आप उन लोगों को बोलोगे कि ये तो पाकिस्तानी या रिफ्यूजी है, तो अगर इस तरह से सबका इतिहास पता करने लग जाओ आप, तो कौन पता नहीं कहां से आया है। सभी कम्युनिटी आई थी उस वक्त, सभी कम्युनिटीज आई थी, सभी। अगर आप जाट कम्युनिटी की बात करें, जाट कम्युनिटी के बहुत सारे गोत ऐसे हैं जो मोहम्मदन से मिलते हैं। मलिक जो है, मलिक हो गया, और भी 2-4 इस तरह के सरनेम है जो मोहम्मदन से मिलते हैं, और बहुत सारे लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे। इसका मतलब वो सारे रिफ्यूजी पाकिस्तानी हो गए? नहीं, गलत बात है, और गलत बात का विरोध होना चाहिए। और जिस भी व्यक्ति ने विपिन खुराना को बोला था, उसने गलत बोला था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, कोई गलत बात नहीं की, ठीक है। लेकिन असली सीन कब शुरू होता है? जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। अब किसी ने गलत बात बोली तो उसके समाज के नुमाइंदों को
उस गलत बात का पीड़ित का साथ देना चाहिए, ठीक है, विरोध करना चाहिए कि तूने गलत बोला है, इससे समाज में खाई पैदा हो रही है। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। उल्टा होकर क्या हो गया कि पूरा का पूरा जिस व्यक्ति ने रिफ्यूजी पाकिस्तानी बोला था, उसका पूरा समाज, उसके समाज के नुमाइंदे, उसकी खाप, उसकी पंचायतें, सारे के सारे उस विपिन खुराना पर हमलावर हो गए और उसके पिछले इतिहास को उठा के झूठी कंप्लेंट्स देनी शुरू कर दी। और हर तीसरे दिन एसपी के पास पंचायत के रूप में जाना शुरू कर दिया, धरनों की धमकी देने लगे और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि भाई ये इसकी गिरफ्तारी होगी। अब मेरे मामले में क्या हुआ था, मेरे मामले में मैंने भाटला गांव में बाबा साहब की 2 बार मूर्तियां तोड़ दी थी। मैंने उस मामले में पुलिस की आलोचना की थी कि अगर पुलिस ईमानदारी से कार्रवाई करती तो ये मूर्तियां नहीं टूटती, और टूटी हैं तो इनके आरोपी पकड़े जाते। वो आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस की और भी कई जातिवादी मानसिकता के जो केस थे, मैंने वो सोशल मीडिया पे लिखे थे। इस मामले को लेकर मेरे खिलाफ सारी खाप पंचायतें और जो ये सो कार्ड किसान है, इनके नुमाइंदे सारे के सारे इकट्ठे होके 6-6, 7-7 महीने तक इन्होंने पंचायत चलाई और हरियाणा के सारे एक जाति विशेष के मंत्रियों से मिले। उन मंत्रियों से थानेदारों को, एसपीज को फोन कराए गए, डीजीपीज को फोन कराए गए। सरकार पे इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद मेरे को गिरफ्तार किया गया। वो परिस्थितियां क्या थी वो सारी की सारी आपने देखी थी। हरियाणा में किस तरह का पोलराइजेशन का माहौल क्रिएट किया गया। तो मसला ये है कि अगर आप जातिवादी मानसिकता के अपराधियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करा रहे हो तो ये लोग इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे, उस गलत बोलने वाले की बात को इतना जस्टिफाई करेंगे और बराबर में जब तक काउंटर पर्चा दर्ज नहीं करा देंगे तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। यानी कि अपराधी को छुटवाने के लिए ये हर हद पार कर देते हैं। और मैंने तो ये भी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इनका साथ देती है। व्यवस्था साथ देती है। मैंने तो विपिन खुराना मामला, रजत कलसन का मामला तो बहुत छोटा सा मामला है। मैं आपको बताऊं, हरियाणा में अगर किसी दलित की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई या उसका मर्डर हो गया तो भी कंप्रोमाइज का प्रेशर बनाने के लिए पुलिस द्वारा, पुलिस की सहायता से झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं ताकि आने वाले टाइम में पीड़ित को टेबल पर बिठाया जा सके, कंप्रोमाइज के लिए मजबूर किया जा सके। ये बड़ी गंभीर बात, ये बड़ी गंभीर बात है। या तो उसके ऊपर स्नैचिंग का झूठा मुकदमा दर्ज कराएंगे 379B का, जिसमें 10 साल की सजा है, या उसके ऊपर पोक्सो का झूठा मुकदमा दर्ज कराएंगे, या अपनी महिलाओं के साथ छेड़खानी का झूठा मुकदमा दर्ज कराएंगे ताकि एक कंप्रोमाइज की टेबल पे लाया जा सके पीड़ित को मजबूर करके। और इसमें कहीं ना कहीं दुख की बात है, पुलिस प्रशासन जो है पीड़ित के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो यानी कि अब जिस न्याय के लिए व्यक्ति घूमता है, अब वो न्याय मिलना गरीब परिवार के लिए, दलित के लिए, ओबीसी के लिए बड़ा मुश्किल नजर आता है। अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और देखिए, वर्दी पहन के खड़े हैं, ठीक है, कंधे पे बैज हैं, सारे काम है, लेकिन अंदर से जो मानसिकता है वो एक पुलिस अधिकारी की नहीं है, संविधान के प्रति निष्ठा की नहीं है, और बड़े दुख की बात है ये। तो ऐसे मामले आपने अब तक कितने देखे हैं जो टेबल पर आए हो? ऐसे मामले कुछ मैंने ऐसे कम से कम 2-3 दर्जन से ज्यादा इस तरह के मामले देखे जिसमें झूठे काउंटर ब्लास्ट केस रजिस्टर कराए गए। ठीक है, पीड़ितों के ऊपर उल्टा झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है ताकि मामला कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में सेटलमेंट पे आ सके, और मजबूर भी कर दिया जाता है। और इसमें पुलिस द्वारा जो एक्शन होता है, वो पीड़ित पर ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, ताकि देखिए, जो दबंग आरोपी होते हैं उनके रसूख होते हैं, पॉलिटिकल गॉडफादर्स होते हैं, पुलिस वालों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं और प्रशासन के साथ भी अच्छा रिलेशन होते हैं। वो उनका मिसयूज करके, अपने लिंक्स का मिसयूज करके पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं पीड़ित की मार होती है इसमें। बिल्कुल। तो रजत जी, अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से चनौत का भी मामला चला हुआ है, चनौत का मामला पानी का मुद्दा था, लेकिन उसमें फिर वही जातिवादी मानसिकता, कुछ नेता सीधे तौर पर कहते हैं कि हमारे वर्ग को टारगेट किया जाता है, उसको फिर इनाम दिया जाता है, और गरीब की भूख सबकी भाभी। यानी कि पानी के विवाद में इस तरह की बातें। और फिर मैं आपकी भी एक पोस्ट देखता हूँ, उसमें आप सीधे तौर पर लिखते हैं कि यहाँ पर जो सर्वजातीय बात होती है, लेकिन जो दलित वर्ग है, उनके जो व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, उनका मिसयूज होता है। तो क्या कुछ वो पूरा मामला है? देखिए, चैनत हांसी से हार्डली 14-15 किलोमीटर दूर है, और चैनत में मैंने आज तक कभी चैनत के लोगों को पानी के लिए दरखास्त तक देते हुए नहीं सुना कि पानी की कोई समस्या भी है वहां पर। अब पहली बार सुनने में आया, आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि हाँ, मैं हांसी से ही हूँ। मेरे को पता चला कि चैनत में पानी की भी समस्या है भाई, मेरे को पहली बार पता चला। चैनत, भाटला, सिंघवा, रागो, कुलाना, ये सारे के सारे नहर से लगते हैं और पानी की यहाँ पे कभी समस्या नहीं हुई। और आप ये कह सकते हो इतना पानी है यहाँ पे चैनत और भाटला में, तो कि बारिश आ जाती है तो यहाँ पे ना पानी निकालने में ही 1-1 साल तक लग जाता है। अभी पानी खड़ा है वहां पे, पानी की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। ये एक पॉलिटिकल इशू है,
जो आजकल धरना जो पानी के नाम पे चला हुआ पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। हांसी के लिए पाइपलाइन आ रही थी, हांसी का मेरे को, मैं हांसी का रहने वाला हूँ, हांसी का मेरे को पता है, हांसी में एक सप्ताह पानी नहीं आता क्योंकि हांसी के जो जलाशय हैं वाटर वर्क्स के वो सूख जाते हैं और बड़ी मुश्किल होती है लोगों को, ठीक है। तो अगर सरकार ने प्लान बनाया है कि हांसी को पानी देने के लिए, तो इसमें ये केवल एक इनको मुद्दा मिल गया कि किस बहाने से हम लोगों को अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, अपना वर्चस्व करना है, अपने 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 आप को लीडर के तौर पर सोशल मीडिया पर दिखाना है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि धरना जो भी इन लोगों की तरफ से चलाया जाता है, जो आजकल पहले किसान आंदोलन हुआ था उसके जो छोटे भैया नेता थे वो अपने आप को बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनाने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह के जो चाहे SC/ST एक्ट के विरोध में उनको धरने देने पड़े, चाहे कि कोई भी इशू इनके पास हो, अब चैनत वाला इशू इनके पास आ गया, इस इशू में इन लोगों ने अब धरना लगा दिया। धरना लगाने के बाद सोशल मीडिया पे प्रचार किया जाता है कि 36 बिरादरी का धरना है। अब 36 बिरादरी का धरना है तो उसको लीड कौन कर रहा है? मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट में ही लिखा, लीड कौन कर रहा है? सुरेश कोत कर रहा है, हर्ष शिकारा कर रहा है, एक अनूप चनौत है वो कर रहा है, विकास सीसर कर रहा है, ये 5-7 आदमी ही ये कर रहे हैं। यही जो किसान आंदोलन के दौरान लीडरशिप में थे यही लोग आते थे। और जबकि हर्ष तो सोनीपत से आता है और चनौत के अंदर वो, और उचाना से सुरेश कोत आता है और चनौत में आकर के 3 गाँव के पानी के विवाद को पूरा हाइप कर देते हैं। ये सारे के सारे वेल सेटल्ड जमींदार हैं, दर्जनों एकड़ इनके पास जमीनें हैं, बढ़िया गाड़ियों में चलते हैं, ठीक है। अब इनके पास कमी किस चीज की है? इनको बनना है MP MLA। MP MLA बनना है तो कहीं ना कहीं आपको लाइमलाइट पाना पड़ेगा। लाइमलाइट पाने के लिए कोई फर्जी सा इशू, चैनल जैसा पानी का जैसा इशू करके इन्होंने धरना चला दिया। अब धरने पे बात की जाती है 36 बिरादरी की। अब 36 बिरादरी तो मेरे को वहां पे कहीं नहीं दिखाई दी। उसके बाद जैसे एक राम कुमार धानक था, उसको बैठाया गया। मैंने सर इशू उठाया कि ये 36 बिरादरी का धरना नहीं है। तो इसके बाद एक अनूप चनौत नाम का जो धरना संभाल रहा था उसका एक वीडियो आता है। उस वीडियो में मैंने देखा कि वो बोल रहा भाई एक वकील है और वो वकील ये कह रहा है कि भाई ये 36 बिरादरी का धरना कौन है, एक ही बिरादरी का धरना। आड़े तो भाई सारे बैठे हैं, राम कुमार चमार आड़े आजा भाई, ले माइक पकड़ बोल, फलाने डूम तू यहाँ पे आ जा। मतलब जाति का नाम लेके अपमानजनक तरीके से बुला बुला के उनको माइक पकड़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अब रजत कलसन ने इशू उठा दिया तो तुमने इनको माइक पकड़ा दिया, अदरवाइज तो तुम इनको भीड़ बना के रखते थे। अब पुलिस के साथ जो भिड़ंत हुई 2 बार इनकी, महिलाओं को आगे किया गया, ये भी अनैतिक है। और महिलाओं को भी किन महिलाओं को आगे किया गया? दलित महिलाओं को आगे किया गया। मैं जानता हूं चैनत की महिलाओं को, बाटला की महिलाओं को। अच्छा, यानी कि जो दलित महिलाएं हैं उनको आगे कर दिया। और पुलिस की लाठी खाने के लिए दलित समाज की महिलाओं को, दलित समाज के लोगों को आगे किया गया। और आप जो लीडर थे वो उस टाइम कहीं नहीं दिखाई दी। वो लीडर बता रहा है कि मेरे पुलिस आई तो मैं तो 5 किले खेतों में भाग के और बड़ी मुश्किल से पुलिस, ऐसे लीडर्स को बनाकर आप क्या करोगे? पुलिस आई, दलित जनता को पुलिस के आगे कर दिया, आप खेतों में होकर भाग गया और फिर फेसबुक पे पोस्ट डालता है मेरे पीछे पुलिस लगी। अरे पुलिस और मुकदमे जो है वो लीडर का गहना होता है, सामना करो उनका, सामना करो, गिरफ्तारियां दो। एक तरफ तो कहते हो कि पूरा चैनत गिरफ्तारी देगा और लीडर छोड़ के भाग गया अपनी गाड़ी में बैठ के। अगले दिन लीडर आ गया पाटे वाला कुर्ता पहन के अपने, ये दिखाने के लिए मैं तो बहुत गरीब हूं, ठीक है। एक सोनीपत से आता है हर्ष शिकारा। हर्ष शिकारा जो है शुरू से ही ऐसा लगा था ट्यूटर्ड है, स्क्रिप्ट दी गई है उस बंदे को। उसकी स्पीच सुनी आपने, कैसी स्पीच देता था वो धरने पे? वो स्पीच ये देता था कि भाई हांसी वालों के लिए जो लोग अंग्रेजों के नाड़े बांधते थे वो अब चौधरी बन गए। मतलब ये स्टेटमेंट, अगर इस तरह की स्टेटमेंट रजत कलसन दे देता तो अभी तो उसके घर में 5-6 बार रेड पड़ ली होती। लेकिन इन लोगों ने ये स्टेटमेंट दे दी, कोई इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। इससे भी गंभीर बात वो ये कहता है कि अपने अपने खून निकालो और विधायक के चौखट पे रख दो कि आप हमें पानी नहीं दे सकते, हम आपको खून दे रहे हैं। इससे उकसाने वाली बात क्या है? बिल्कुल। और उसके साथ सुरेश कोत ये कहता है कि हमें जाट हाँ और जाट को गाड़ी दो और फिर आप उसको पदोन्नति देते हो, गरीब की बहू सबकी भाभी। पानी का मुद्दा चला हुआ है, आप वहाँ पर लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं और उसकी वो वीडियो चलती है और हरियाणा लेवल पे यानी कि उकसाने वाला का ऐसे तो दंगे भी हो सकते हैं। देखिए पानी का मुद्दा है, आप चाहे आपके दिमाग के अंदर कुछ भी हो लेकिन आप पानी का मुद्दा लेके बैठे हो। वहां पे जात बिरादरी का क्या मतलब है? आप किसी कास्ट को टारगेट करके क्यों बोल रहे हो? और हर शिकारा वहां पर हिंदू मुसलमान की, और वो कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई जाट चमार कर रहा है, कोई जाट दलित कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति वहां पर स्पीच देने के लिए आया और उसने कहा कि भाई इस तरह की स्पीच थी, उसने फूलन देवी के बारे में टिप्पणी की। बोला वो तो फूलन देवी भी MP बन गई थी। फूलन देवी MP क्यों बन गई थी? फूलन देवी ने उसके साथ जो अत्याचार किए थे जातिवादी गुंडों ने,
फूलन देवी ने उन 22 लोगों को गोली से भून दिया था। 22 लोगों को भूनने के बाद वो समाज की हीरो बनी। हीरो बनने के बाद उसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्टेड एमपी थी वो, इस तरह नहीं है किसी ने राज्यसभा की टिकट दे दी उसको एमपी बना दिया, वो इलेक्टेड एमपी थी। और तुम फूलन देवी का क्या मुकाबला करोगे? जो लोग, जो किसान नेता खुद महिलाओं के अत्याचार के मामलों में इन्वॉल्व हों, वो फूलन देवी की बात कैसे कर सकते हैं? इनका एक अनूप चनौत है, वो किसान आंदोलन के दौरान एक महिला के साथ जो रेप हुआ था उस मामले में इन्वॉल्व था। और उससे बड़ी यानी कि वो बंगाल की लड़की के साथ कुछ घटना हुई थी, वो बेल पर आई है, परमात्मा को भी प्यारी होगी। ये फूलन देवी की बात। एक और इसमें वाक़ा हुआ, एक वाक़ा इसमें हुआ कि एक रिटायर्ड फौजी साहब वहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं कि इन पुलिस वालों के साथ रिश्ते करने बंद कर दो, इनको लड़कियां देनी बंद कर दो, इनकी लड़कियों के साथ शादी करनी बंद कर दो। ये बात रजत कलसन कह रहे थे, रजत कलसन को तो फांसी दे दो, एनकाउंटर कर दे रजत कलसन का, अब कुछ नहीं हुआ। यानी कि ये बात होगी कि उनका जो लोग हैं वो कुछ बोले, उनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और कोई दूसरा इस बात को कह दे तो उसके मतलब कानून केवल रजत कलसन या दलितों के लिए है, ये कुछ भी बोले इनको, मतलब इनको छूट दी गई है। और सरकार भी साइलेंट है। जो सरकार, मैं देख रहा हूं अलग अलग जिलों के एसपीज के फेसबुक पोस्ट आते हैं उनके जिलों की पुलिस के पोर्टल पर कि भाई हम बड़ी तीखी निगाह रख रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे दंगे भड़काने वाली या दो समुदायों को उकसाने वाली बात करेगा, भाषण देगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताओ तुमने ये 5-6 स्पीकर मैंने नाम बताए, किसके खिलाफ तुमने पर्चा दर्ज किया? और बड़ी उकसाने वाली बात, और सारी उकसाने वाली बात है। ये तो हमारी जनता समझदार है, करेक्टर समझ चुकी है इन लोगों का, नहीं तो यहाँ पे दंगे हो जाए 2016 की तरह खेल, 2016 की दंगे हो जाए। और ये जो लीडर्स हैं जो उकसाने वाली बात कर रहे हैं, मुझे तो इनकी मंशा भी ऐसी लग रही है, ये 2016 को रिपीट करना चाह रहे हैं। और एक और चीज़ है, जिस तरीके से यानी कि पानी के विवाद में दूसरी जो खापें हैं वो भी स्पोर्ट में उतर आती हैं, क्योंकि पूरा एक मानो सिस्टम काम कर रहा हो और एकदम से वो एक्टिव होता हो और सिस्टम दर सिस्टम वो वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर देखिए ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उस मुद्दे में खड़ी हो जाती हैं। मैंने करनाल में जो इशू चले हुए थे वहाँ पर भी मैंने जो सोनिया है उनसे भी पूछा था कि जैसे आपके समाज के जो वाद विवाद होते हैं, मार दिए जाते हैं बच्चे, तो क्या जो समाज है दूसरे आपके साथ खड़े होते हैं, खासतौर पर जो न्याय की बात करते हैं, ताकतवर समाज है, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे समाज की लड़ाई हमारे समाज को लड़नी पड़ती है, दूसरा उसमें कोई हमारा साथ नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बात चाहे ऐसी समाज पे लगा लो आप, ऐसी समाज के कितने बड़े बड़े अन्याय हुए हैं, चाहे मिर्चपुर कांड की बात लगा लो, चाहे भाटला कांड की बात लगा लो, जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो गया। मेरे को मिर्चपुर का याद है, मिर्चपुर कांड में जब हमने रोहिणी की कोर्ट को बताया, रोहिणी की कोर्ट जो थी जज साहब थी कामिनी लाऊ, उन्होंने मुझसे पूछा, केस जस्ट ट्रांसफर हुआ था दिल्ली, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि इस केस के आरोपी कहां पर बंद हैं, मतलब कौन सी जेल में बंद है। मैंने कहा जी वो हिसार जेल में बंद है और वहां पे वो वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो उन्होंने उसी टाइम डायरेक्शन की सरकारी वकीलों को कि इमीडिएटली उनको तिहाड़ शिफ्ट किया जाए, और नेक्स्ट डे उनको बसों में भर के 103 आरोपियों को तिहाड़ शिफ्ट कर दिया गया। और तिहाड़ शिफ्ट होते ही हरियाणा की सर्व खाप, बैलिस खाप, चतरोल खाप, फलानी खाप, डिंकी खाप, सभी ने यहाँ पे प्रदर्शन शुरू कर दिए और हरियाणा को पूरा ब्लॉक कर दिया। रेलवे ट्रैक से लेकर रोड तक, नेशनल हाईवेज तक, लिंक रोड तक सब ब्लॉक कर दिए। और उनकी डिमांड ये थी कि हमारे जो लड़के जो हैं जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में है, तिहाड़ जेल कैसे ले गए और सोनिया गांधी उनको यहाँ पे छोड़ के जाएगी। अब तो मतलब इतने बड़े कांड को जहां पर जिंदा जला दिया गया 2 लोगों को, उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें खड़ी हो गई, जिनको ये कहना चाहिए था अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, जो इनका एक ओरल मैनिफेस्टो है खापों का कि हम है ना अन्याय के खिलाफ हैं, महिलाओं के हक में है, उनके हिसाब से तो उनको कहना चाहिए था ना जी 5-7 और रह गया, उनको अंदर करो। सर्व जाती है, सर्व जाती है, जिनको जो ये कहते हैं सर्व जाती है। तो वो करेक्टर जो था उस टाइम का, वो करेक्टर आज भी है। और जो गलत काम करते हैं, गलत बोल मुंह से निकालते हैं, उसको मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसको बचाव में लग जाते हैं, जिसने बोला है पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करते हैं। कोई सामाजिक न्याय की बात करता है तो उसको जातिवादी गुंडा कह के बोलते हैं, ये तो जातिवाद का जहर फैलाता है, इसके ऊपर पर्चा दर्ज कर दो, मार दो, इलाज कर दो। इनकी धमकियां देने के तरीके क्या है, इसका भी इलाज करना पड़ेगा, इसको संवार दो, इसके हाथ पैर तोड़ दो, इसका पुलिस को एनकाउंटर कर देना चाहिए, इस तरह की बातें उनके मुंह से निकलती हैं। तो रजत जी, जिस तरह की व्यवस्था है, कितना अब कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा है, हमें भी इस बात को लेकर के बड़ा डर लगने लगा है, जिस तरह का माहौल आगे होता जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और कहीं ना कहीं हमारे समाज को, और ख़ासतौर पर मैं सभी समाजों को कहूँगा, मैं जाट समाज को भी मतलब कहना चाहूँगा
कि अपने बहरूपीय लीडर्स से सावधान रहें, जो अपने भाषणों के माध्यम से लगातार जाट समाज को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये लीडर्स जिस तरह चनौत के धरने को छोड़ के अर्शिकारा शरकोत वगैरह भाग गए, ये भाग जाएंगे और आपके जो नए लड़के हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, मुकदमों में फंस जाएंगे। आप इनके ट्रैप में ना आए, ठीक है। मैं अपने समाज के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि 36 बिरादरी के नाम पर इन लोगों के गलत आंदोलनों का हिस्सा ना बने। ये भाग जाएंगे, आप लोग मुकदमे झेलते रहोगे, ठीक है। और जाट रक्षण आंदोलन के दौरान भी हुआ था। हाँ, जिस तरह से हुआ था, तो यशपाल मिला ना कोई और मिला, और बच्चे थे वो आज तक। हाँ, ठीक है। और जिस तरह की स्क्रिप्टेड एक्टिंग इन धरनों पे हो रही है, कोई रोके दिखा रहा है, कोई अपनी जो फॉर्च्यूनर्स गाड़ी में जो महलों में रह रहे हैं वो अपने आप को गरीब बता रहे हैं, क्राउड फंडिंग की बात कर रहे हैं कि मेरे को पैसे दो, ठीक है। अपने लोग कपड़े पाड़ के फोटो खिंचा के कुछ स्पॉन्सर्ड यूट्यूब चैनल्स को कह रहे हैं कि हमारा प्रचार करोगे, देखो कितना गरीब आदमी है, और सबको पता है कौन कितना गरीब आदमी है। बिल्कुल। तो रजत जी, हम फिर उसी टॉपिक पर आएंगे जहाँ से हमने बात को शुरुआत की थी। जो ये व्यवस्था अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इससे समाज और देश कहाँ जाएगा? अगर ये व्यवस्था चलती रही तो हम लोग पाताल की तरफ जा रहे हैं और इसको रोकना होगा। और इसको रोकने की जिम्मेदारी सभी जितने भी समाज है, असल में जो 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी के जो पढ़े लिखे नुमाइंदे हैं, समझदार नुमाइंदे हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और जो युवा वर्ग है उनको समझाना पड़ेगा कि ये जो स्पॉन्सर्ड माहौल तैयार किया जा रहा है, ये समाज के नाश के लिए, नुकसान के लिए, वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए एक पटकथा तैयार हो रही है। और आने वाले समय में जो सामाजिक त्रासदी होने वाली है, सिविल वार होने वाली है, उसको रोकना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और इसमें सभी का नुकसान होगा। और इस आग की चपेट में कोई ये कहता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत बड़ी बिरादरी का हूं, या मैं बहुत छोटी भी बिरादरी का हूं, सब इसकी चपेट में आएंगे, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि ये सरकारें जो होती हैं, ये अपने को वजूद में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा। राजनीतिक दल अपने वजूद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी अपना नेता है, ये सरकार की नज़र में एक टूल है। चाहे हर्ष है, चाहे सुरेश है, कोई भी है, यानी कि वो हर किसी को एक टूल समझते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको वहीं पर इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई बात होती है तो फिर एक बड़ी दिक्कत में कहीं ना कहीं वो भी फंसते नज़र आते हैं। तो रजत जी, अंतिम में आप कुछ, जिस तरीके से आप झेल रही हैं ट्रोलर को लेकर के, तो कुछ कहेंगे? जो आपको गालियाँ देते हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनको कुछ कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पे मैं कोई भी अपने समाज को जागृत करने वाली पोस्ट डालता हूं, तो जो जहरीली मानसिकता के लोग हैं वो मेरे विरुद्ध गाली गलौज की भाषा का, जाति सूचक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि एक तरह से प्रोवोक करने का काम करते हैं, मुझे प्रोवोक करने का काम करते हैं, मेरे साथियों को प्रोवोक करने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग बहुत संयम से काम ले रहे हैं। हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हैं, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं और डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और जो लोग इस तरह कर रहे हैं, और उन लोगों के परिवार वालों ने शायद उनको इस तरह के संस्कार दिए हैं कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, गाली गलौज, शायद उनके घर में भी इस तरह से गालियां बकते होंगे, अपने माँ बहन भाइयों के साथ इसी तरह से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। तो हमारे साथ कर रहे हैं, तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं उनके सामने। तो इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों से किनारा करें। इन लोगों को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये लोग यही चाहते हैं कि हम उनको रिप्लाई दें और माहौल और ज्यादा खराब हो। जी, तो रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, आज रजत जी जुड़े हुए थे। जो देश और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हालात हैं और सामाजिक जो सद्भावना है, वो सद्भावना अब कहीं दूर है। हर किसी के दिमाग में एक जहरीला जातिवाद है। और ये जहरीला जातिवाद तब और ज़्यादा खतरनाक होता है जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले जो नुमाइंदे हैं, उनके दिमाग में भरा हो। उनके दिमाग में जाति को लेकर के न्याय देते हैं, अन्याय करते हैं, तो ये वहाँ पर और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो हाल फिलहाल कुछ सालों से हम देख रहे हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और जो हमारा जो ये विश्लेषण था, किसी जाति के खिलाफ नहीं था, किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं था, हमारा यानी कि उस सिस्टम के खिलाफ है जो जातिवाद दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। ये इससे देश और प्रदेश दिन प्रतिदिन खोखला होता जा रहा है। हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम क्रांतिकारियों ने इसलिए शहादत दी थी कि ये इस देश में सुख चैन रहे। लेकिन आज स्थिति बड़ी भयंकर है। हर कोई नाम से पहले जानने की कोशिश करता है कि ये किस जाति से है, और जाति का पता लगते ही फिर उसके साथ वो बात
करना पसंद करता है, नहीं तो वो बात ही नहीं करता। ये स्थिति बड़ी भयानक तौर पर जा रही है। जब हम 8वीं 10वीं क्लास में थे तब जो जातिवाद था वो एक अलग तरह का जातिवाद था, और आज जो जातिवाद है वो बड़ा खतरनाक। और तब हम ये सोचते थे कि जब हम बड़े होंगे तो शायद जातिवाद ना होगा, लेकिन हम गलत थे। आज जातिवाद बड़ा खतरनाक है, और ख़ास तौर पर पुलिस प्रशासन में तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। बेशक से ये बात कड़वी लगे, लेकिन स्थिति यही है आज की। तो आप क्या कहेंगे इस वीडियो के ऊपर? मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि कास्टिज्म की बात चल रही है, तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है जब हमारे समाज के बारे में हमको भिखमंगा बताया जाता है, आरक्षण का भिखारी बताया जाता है। हमें बहुत गुस्सा आता है जब बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, संत गुरु रविदास की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है जब भाई पूरन सिंह जैसे लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है जब हमारी बस्तियां जलाई जाती हैं, हमारे लोगों का सोशल बॉयकॉट किया जाता है। हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है जिस तरह से चैनत आंदोलन में हांसी में दोनों अधिकारी, जिलाधिकारी जो है, एसपी हो, डीसी हो, उसको डिप्टी कमिश्नर को सांगी कह के एक अपमानजनक तरीके से बेइज्जत किया जाता है। एसपी के सामने आंख दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इनको ना तो डॉक्टर अम्बेडकर बर्दाश्त है, ना समाज का पढ़ता लिखता वर्ग इनको बर्दाश्त है, ना इनको हमारे जिलाधिकारी बर्दाश्त है, ना इनको ये पसंद है कि कोई वाई पूरन सिंह जैसा आईपीएस अफसर डीजीपी तक पहुंचे। तो ये सारी की सारी जो इनकी तरफ से एक्सरसाइज हो रही है नफरत वाली, हम लोगों को प्रोवोक करने वाली है। लेकिन आप हमारा इतिहास उठा के देख ले, हमारी तरफ से कभी भी वायलेंस की, नफरती बातों की पहल नहीं की जाती, और ना हम करने वाले हैं। हम शांतिप्रिय लोग हैं। हम चाहे धरना करें, प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, हमारे शांतिप्रिय तरीके से रहते हैं। और आप लोग हमको कितना भी प्रोवोक करो, कितना भी उकसाओ, हम लोग बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। लेकिन बाबा साहब ने संविधान केवल हम लोगों के लिए नहीं लिखा था, आप लोगों के लिए भी लिखा था। आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि संविधान को माने, संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनके अनुसार चले। खासतौर पर पुलिस के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग जब पुलिस की वर्दी पहनते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हो, और ये भी कहते हो कि हम किसी बिना बिरादरी को देख के, बिना रंग को देख के, बिना धर्म को देख के, बिना एरिया को देख के लोगों के साथ न्याय करने का काम करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पुलिस अधिकारी, मेरी डीजीपी साहब से अपील है, मेरी सीएम साहब से अपील है, मेरी पीएम साहब से अपील है, जिस दिन आप लोग पुलिस को टाइट कर दोगे, ईमानदारी से काम करने के लिए मजबूर कर दोगे, ये जातिवाद या किसी भी तरह का क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जय हिंद। तो साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही है। तो आप लोगों का भी इसमें दायित्व बनता है कि ये जो विचार हैं हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो ऐसे में अभी लिंक उठाइए और व्हाट्सएप पर आगे की आगे शेयर करें। उसके साथ साथ फेसबुक पर भी इस वीडियो को शेयर करें। दे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। रजत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।